नमस्ते दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान के इस नए लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर से हम एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कक्षा 8वीं 8th का एनसीईआरटी का बुक हम रिव्यू करेंगे। पहले चैप्टर से यह शुरुआत होने वाली है। मैं प्रयास करूंगा कि जितना जल्दी हो सके 8 के बाद 9th या फिर सीक्वेंस वाइज हम पॉलिटिकल साइंस की जर्नी हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए 8वीं कक्षा का सबसे पहला चैप्टर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, एनसीईआरटी का महत्व क्या है, फिर वो स्टेट सर्विस पीसीएस हो गया या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, ऐसे हर एक क्षेत्र में जहाँ पे पब्लिक सर्विस नाम आता है वहाँ पे एनसीईआरटी का नॉलेज लेना बहुत अनिवार्य है। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि एमपीएससी का भी सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, तो आप महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टडी कर रहे हो या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का कर रहे हो, आपके लिए दोनों ही केसेस में आपको एनसीईआरटी का अध्ययन करना या फिर उसके बुनियादी सोच को समझना हमारे लिए बहुत अहम होता है। तो आपके अध्ययन के लिए ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ऐसे लोग जो हमारे भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं और बहुत छोटी चीज़ों में आपको रुचि है, तो आपके लिए भी ये सीरीज़ बहुत अहम होगी। और भारतीय संविधान के प्रति अगर आप जागरूक होना चाहते हैं, भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए भी लाभदायक होगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी दशा में है, तो आपके लिए अहम है ही। बहरहाल, तो आज के चैप्टर का माइंड मैप जो हर लेक्चर से पहले मैं देता हूँ कि इस लेक्चर में किस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो आज का जो टॉपिक है, मैं चाह रहा हूँ कि 8वीं कक्षा से ही आगे शुरुआत करें। तो ऐसे कोई बिंदु जो मुझे लगता है कि 6 और 7th में, 6ठी और 7वीं कक्षा में जो मिस हुए या फिर वो महत्व बनाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ऐसे टॉपिक को भी मैंने एनसीईआरटी में रेफरेंस बुक में या फिर इस लेक्चर सीरीज़ में जोड़ने का प्रयास मैंने किया है। तो इस बात से बिल्कुल संकुचित ना हो कि 8 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले क्या 6 और 7 का क्या। तो मुझे जो लगा कि जितने अहम या फिर महत्वपूर्ण बिंदु है उनको मैंने ऑलरेडी इस लेक्चर में ले लिया है, या फिर आने वाले अन्य जैसे जैसे टॉपिक बनता दिखाई देगा उसके साथ जुड़ने वाले अलग कंसेप्ट को भी हम साथ में स्टडी करते चलेंगे, जो कि 6 और 7 में थे। ठीक है, तो आइए आज का माइंड मैप या फिर इस लेक्चर में किसकी बात होगी। तो सबसे पहले बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करेंगे। संविधान क्या होता है, संविधान क्यों होता है, संविधान की हमारे देश को या फिर किसी भी देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और संविधान न हो तो क्या क्या समस्याएं उस देश के सामने उभरती है। मैं चाह रहा हूँ कि इससे एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक देश के साथ साथ अन्य क्या क्या कैटेगरीज होती है, जैसे कि मोनार्की होगी, राजतंत्र हो गया, मिलिट्री स्टेट यानी सैन्य शासन जहाँ पे होता है, ऐसे कुछ स्टेट्स हो गए। उसके बाद थियोक्रेसी भी एक कंसेप्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है यानी कि संवैधानिक राजतंत्र। जो जब हम नेपाल की कहानी सुनेंगे ना, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का टॉपिक आपको दिखाई देगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी टॉपिक में या फिर इसी लेक्चर में इन सारे कंसेप्ट को भी आपको एक्सप्लेन करता चलूँ, ताकि एक बुनियादी समझ आपके और हमारे दोनों के बीच में पैदा हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कहा कि संविधान क्या है, क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम भारत की संविधान किस टाइम में बनाया गया, या फिर भारत के संविधान बनाने से पहले क्या क्या स्थितियाँ थी जिसके वजह से हमारा संविधान जैसा अभी है वैसे बन पाया, किन किन लोगों की भूमिका थी, वो तो 9th 10th जैसे आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। फ़िलहाल के लिए कुछ लोगों का जिक्र इस चैप्टर में हम करेंगे, लेकिन इस चैप्टर की महत्व या फिर कोर अगर इस चैप्टर का कुछ है तो उन समस्याओं पर विचार करना है जो संविधान सभा के सामने संविधान बनाते समय आई और किस प्रकार से उन्होंने उस समस्याओं का समाधान किया, और हमारा संविधान जो अभी तक सबसे बेहतरीन संविधान भारत के लिए बन पाया है या फिर उभर कर आया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद संविधान के मूल लक्षण क्या क्या होते हैं, जिसमें फेडरलिज्म का जिक्र आएगा, जिसको हम हिंदी में संघवाद कहेंगे, जिसमें सेपरेशन ऑफ द पावर यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर, शक्ति का विकेंद्रीकरण जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे संविधान की बहुत आत्मा, इस प्रकार से उसको कहा गया है कि अगर भारत के संविधान की आत्मा कुछ है तो वो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार संविधान में जोड़ने के पीछे संविधानकर्ताओं की क्या मंशा थी, इसको भी हम जानेंगे।
उसके बाद बहुत अहम टॉपिक जो कि है धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेक्युलरिज्म जो अगला सेकंड चैप्टर सेक्युलरिज्म पे ही डिपेंड है, वो सेक्युलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता कैसे काम करती है, भारत में क्यों कौन सी धर्मनिरपेक्षता, या फिर भारत धर्मनिरपेक्ष है भी या नहीं, इस सवाल से शुरुआत करेंगे। तो कुछ कुछ समझ आज के लेक्चर में धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो सेकंड चैप्टर हमारा है उसको लेकर आज बन पाएगी। तो अगर इसको सम अप करना चाहे तो भारत का संविधान कैसे बना, भारत का संविधान क्या है, भारत का संविधान कैसे काम करता है, संविधान नहीं होता तो भारत के सामने क्या क्या समस्याएं उभर कर आती, ऐसे जटिल मुद्दों पर आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि संविधान के प्रति हमारी जिज्ञासा बढ़े और संविधान के प्रति हमारी समझ भी ठीक से डेवलप हो सके। इसके बारे में हम आज के लेक्चर में प्रयास करेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले बहुत ही बुनियादी सवाल से मैं आज की शुरुआत करता हूँ। आज के लेक्चर में मैं 3 ऐसे एग्जाम्पल आपको बताऊंगा जो आपके बुक में ही दिए हुए। उन एग्जाम्पल को रेफरेंस बना के भारत में कैसी चीज़ें घटनाएं घटती है इसको एक बार समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का सबसे पहला एग्जाम्पल है फुटबॉल का एग्जाम्पल, जिससे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे मैंने फुटबॉल कहा तो आपके मन में एक इमेज फॉर्म हुई होगी जिसमें कई प्लेयर्स है जो पैर से फुटबॉल खेल रहे हैं, फिर पैर से बॉल को मार रहे हैं, और उसमें एक रूल फिक्स है, वो ये है कि बॉल को पैर से ही मारा जाएगा। वैसे अगर मैं वॉलीबॉल की बात करूँ तो उस खेल में पैर का इस्तेमाल प्रोहिबिट है, पैर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ हाथ से ही खेलना पड़ेगा, उसको हम कहेंगे वॉलीबॉल। तो जैसे जैसे मैं अन्य जैसे क्रिकेट हो गया तो क्रिकेट बैट से ही खेलना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बचकाने एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, लेकिन क्या करें, आपके किताब में वही एग्जाम्पल दिया है तो उसके लिए मैं आपको रेफरेंस के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। जो अब तक मैंने जितना भी एग्जाम्पल्स आपको बताए, जितने भी प्लेयर्स का या फिर जितने भी गेम्स का मैंने नाम लिया, उसके बाद क्रिकेट कहते ही आपके मन में एक छवि बनती है, फुटबॉल कहते ही आपके मन में एक छवि बनती है कि पैर से खेला जाएगा, अगर मैं क्रिकेट का नाम लूँ तो हाथ से बैट से खेला जाएगा। अब इन खेलों में जैसे कि फुटबॉल की बात हम ले लेते हैं तो फुटबॉल में सबसे पहला नियम जो है कि वो पैर से ही खेला जाएगा, इसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव रूल। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल क्या होता है, उस खेल का बुनियादी जो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर बुनियादी रूल अगर कोई है, जैसे कि उसको अगर ओवर रूल किया तो वो गेम बचेगा ही नहीं। जैसे कि मान लो कि फुटबॉल का गेम चल रहा है, उसमें से एक रूल हटा दो कि पैर से नहीं खेलना है, तो फिर वो मतलब गेम कम और कुछ और ज़्यादा लगेगा। बॉल की बात करें तो ये नियम निकाल दिया कि हाथ से खेलना है तो फिर वो गेम बचेगा ही नहीं। वैसे क्रिकेट में खेला कि जैसे मर्जी चाहे खेलो, कुछ फाउल नहीं, कुछ नो बॉल नहीं, कुछ नहीं होगा, अपने हिसाब से खेलो। तो गली क्रिकेट और मेन क्रिकेट में IPL में कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, जिससे किसी खेल के एक मुख्य नियम होता है जिसको अगर निकाल दो तो वो गेम बचता ही नहीं है। उसी तरह से एक भारत के संविधान का या फिर किसी भी देश के संविधान का एक मेन रूल होता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि अगर उस एसेंस को वहाँ से निकाल ले, उस चीज़ को वहाँ से निकाल ले तो देश कोलैप्स हो जाएगा। जैसे गेम कोलैप्स हो जाता है वैसे भी देश कोलैप्स हो सकता है। दूसरी बात, किसी भी गेम को चलाने के लिए कुछ रूल होना बहुत अहम है। जैसे कि वहाँ पे रेफरी होता है। रेफरी क्यों होता है, कि अगर किसी ने फाउल किया तो उसको काट देता है। क्रिकेट में अंपायर होता है, उसके साथ साथ थर्ड अंपायर भी होता है ठीक से निगरानी रखने के लिए। वॉलीबॉल में भी रेफरी होते हैं, बैडमिंटन में भी रेफरी होता है। तो इन रेफरियों का क्या रोल होता है कि वो क्रॉस एग्जामाइन कर सके कि जो भी नियम हमने बना कर दिए हैं क्या उसका पालन सही से हो रहा है। इसलिए अगर उस गेम से वो रूल को हम निकाल दें तो उस गेम में कुछ नहीं बचेगा। वैसे ही भारत के संविधान को चलाने के लिए, भारत जो एक महान देश है, इतना बड़ा देश है, उसको ठीक से चलाने के लिए ये बहुत अहम है कि उसमें हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस रखें ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ताकि झगड़ा ना बढ़े। और अन्य कई बिंदु है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि किसी खेल के जो बुनियादी नियम होते हैं वैसे भी संविधान के कुछ बुनियादी नियम होते हैं। संविधान अपने आप में ही रूल और रेगुलेशंस का संचय है और वो रूल और रेगुलेशन हमारी भलाई के लिए है, देश को ठीक से चलाने के लिए है और भारत के डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए है। भारत को जब आज़ादी मिली तो संविधान बनने की एक सोच उभरने लगी। 1934 में सबसे पहली बार मांग की गई कि हमारी एक संविधान सभा हो। अब देखिए, इस इरा में बहुत ऐसे कंसेप्ट है जो आपके हिस्ट्री के साथ इंटरलिंक्ड होता है। जैसे कि 1934 से लेकर 1946 तक जितना ये दौर है उसमें क्रिप्स मिशन भारत में आया, कैबिनेट मिशन आया, ऑगस्ट ऑफर आया,
ऐसे कई प्लान आए जिनके वजह से भारत के संविधान या फिर यूँ कहिए कि 1935 का जो एक्ट था उसमें उसके बहुत बुनियादी या फिर उसमें जितने भी पॉइंट्स कहे गए हैं हमारे भारत के संविधान से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो इस बीच में ऐसी गतिविधियां हुई है जो भारत के संविधान को समझने के लिए अहम होगी, लेकिन जबकि ये एनसीईआरटी की क्लास है तो इतना डेप्थ में नहीं जाते। जब मेन रेफरेंस बुक की बात करेंगे तो बहुत डिस्क्रिप्टिव या फिर डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि 1934 में सबसे पहले संविधान सभा की मांग की गई तो आप ये समझ कर चलना कि उससे पहले भी हिस्टोरिक डेवलपमेंट कुछ हुए होंगे जिसके कारणवश हमारी 1934 में 1934 में सबसे पहले मांग की गई। 1934 से लेकर 1946 तक चीज़ें किसी तरह खिंचती रही। भारत हमेशा ये प्रयास कर रहा था कि हमें आज़ादी किसी न किसी तरीके से मिल जाए। उसके बाद इसके बीच में ही दूसरा महायुद्ध भी हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने हमारी डिमांड को और ज़्यादा तेज़ कर दिया। इसके पीछे क्या कारण थे? तो ब्रिटेन ऑलरेडी स्टक था वर्ल्ड वॉर 2 में और उनको हमारी मदद लग रही थी। अब ये एक लाइन में बताने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ब्रिटेन को हमारी ज़रूरत थी तो हमने ये शर्त रखी कि हमको आज़ादी दे दो, बदले में हम आपकी मदद करेंगे। उसमें भी कई पक्ष हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अलग पक्ष है, गांधी जी का अलग पक्ष है, नेहरू अम्बेडकर का अलग पक्ष है। सो अभी के लिए जो ज़रूरी है, 1934 में सबसे पहले डिमांड की गई। 1934 से लेकर 1946 तक कैसी तरह की चीज़ें खिंचती रही। दूसरे वर्ल्ड वॉर ने दूसरे महायुद्ध ने इस चीज़ को और गति दे दी और 1946 तक आते आते हमारी जो मांग थी ब्रिटेन ने कबूल की। और अब भारत में संविधान बनने की ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है, भारतीय अपना अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हाँ, भारत अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का गठन कर सकता है और आने वाले उसके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए नियम और रूल्स और रेगुलेशंस बना सकता है। तो लगभग दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक, मतलब लगभग 3 साल तक हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया में था। अब आपको लग रहा होगा कि 3 साल लगाकर इन्होंने क्या संविधान में ऐसी बड़ी बात कर दी। तो जब हम इसकी बात करेंगे कि उनके सामने क्या क्या समस्याएं थी, तब आपको समझ में आए। एक बार इमेजिन करके देखिए, आपको ऐसी किताब लिखनी है जिसके ऊपर आने वाली लगभग अगले 100 साल की जो जनरेशन है, 100 साल में जितने भी लोग भारत में जन्म लेंगे, उनका भविष्य आपके इस किताब पर निर्भर करता है। और उसके साथ साथ भारत में क्या क्या दिक्कतें थी। सबसे पहले तो सांप्रदायिक दंगे अपने चरम पे थे। उससे पहले ब्रिटेन का, जिस प्रकार ने ब्रिटेन का ने हमारा शोषण किया था, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन दुरुस्त नहीं थी। भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी थी, बिखर चुकी थी। इसको ठीक करवाना था। हिंदू मुसलमान अपने आप में लड़कर मर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो चाह रहे थे कि भारत के 2 टुकड़े हो, और भारत के 2 टुकड़े बनाकर पाकिस्तान का निर्माण उन्होंने किया। उसमें भी 2 गढ़ बने, एक पूर्व पाकिस्तान, एक पश्चिम पाकिस्तान। अच्छा, ये तो ठीक है, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ये तो चीज़ें हम फिर भी कुछ उसमें से मार्ग निकाल लेते, कुछ वे आउट कर लेते। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या उस दौरान बनी हुई थी वो ये थी कि भारत में थी 365 रियासतें, और 365 में से हर राजा, हर रियासत ये चाह रही थी कि हम स्वाधीन रहे, हमारा अलग कानून हो। हम ऐसी सोच रखने वाली रियासतें भी भारत में थी। एक बार इमेजिन करके देखिए, अगर 365 रियासतें अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो भारत के 365 टुकड़े आज हम देख रहे होते, जिसका अलग अलग कानून होता, जिनकी अलग अलग करेंसी होती, कई के तो अलग सैन्य शासन होता। पता नहीं भारत की क्या दुर्व्यवस्था होती। ये सबसे बड़ी समस्या नेहरू, पटेल और वीपी मेनन के सामने थी। अभी तीनों आदमी कौन है? नेहरू तो आपको पता होंगे कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। पटेल के बारे में भी आप ठीक ठाक जानते होंगे। वीपी मेनन एक ब्यूरोक्रेट थे जिनकी बहुत बड़ी भूमिका थी कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, इनको भारत में लगभग हर स्टेट को लाने के लिए, लेकिन मुख्यतः कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को भारत में लाने के लिए। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस या फिर हिस्ट्री के डेवलपमेंट्स का थोड़ा अगर मालूम होगा, आपने पढ़ा होगा, तो हैदराबाद में पोलो मिशन करवाया गया था। वहाँ का जो नवाब था मीर उस्मान अली खान, उसको वो नहीं चाह रहा था कि भारत में हम जुड़े, वो चाह रहा था कि पाकिस्तान से जुड़े। और पाकिस्तान से कैसे जुड़ जाता? भारत का हिस्सा था। तो वहाँ पे पोलो मिशन करवाया गया। पुलिस का एक प्रकार से ऑपरेशन वहाँ पे था। उसके बाद कश्मीर में
कई सारी चीज़ों, कश्मीर तो आज भी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरा है, लेकिन कश्मीर की समस्या उभरी। उसके बाद जूनागढ़, जहाँ पे घेराबंदी करवाई गई थी, और ऐसे हर रियासत को भारत में लाना था। समस्या तो बहुत जटिल थी, और ऐसे 365 रियासतों को भारत में लाकर उनके लिए, वहाँ की जनता के लिए, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है, जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी सिर्फ इसलिए कि भारत आज़ाद हो जाए, ऐसे लोगों के लिए संविधान बनाना था। एक बार उस फेज़ में जाकर देखिए, भारत के राजनीति का सबसे कठिन और सबसे चैलेंजिंग फेज़ अगर कोई था तो वो इरा था। अगर आपको इन सब चीज़ों में रुझाव है कि भारत का एकीकरण कैसे हुआ, कश्मीर में क्या स्थितियाँ बनी जिसके वजह से हम आज भी, भारत पाकिस्तान पहलगाम वाला जो इंसिडेंट हुआ वो भारत में हो रहा है, हैदराबाद को कैसे भारत में लाया गया, त्रावणकोर और अन्य जो रियासतें थी उनको भारत में कैसे लाया गया, अगर भारत का एकीकरण का इतिहास जानने में आपको इंटरेस्ट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम प्रयास करेंगे कि उसके ऊपर भी एक नई सीरीज़ या फिर एक लेक्चर सीरीज़ उस पर लॉन्च करें, या उसके कैसे स्थितियाँ बनी थी, उसको भारत ने कैसे डील किया, उसके बारे में हम उस लेक्चर सीरीज़ में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं। तो अब तक जो मैं आपको समझा पाया हूँ यह है कि भारत के में संविधान की ज़रूरत क्यों है। फिर हमने देखा कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, 3 साल लगे, और इस 3 साल में से भी कुछ साल बहुत अहम हैं। जैसे कि 1934 में सबसे पहले मांग की गई कि हमारी एक संविधान सभा हो। दूसरे महायुद्ध में उस मांग को और बढ़ोतरी मिली, उसमें और अधिकतम मांग और ज़्यादा चली। फिर 1946 आते आते ब्रिटेन ने यह कबूल किया कि भारत की एक संविधान सभा होनी चाहिए। फिर उसके बाद दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक 3 साल तक संविधान सभा का काम चला। इसमें अलग चीज़ों पर डिस्कशन हुआ, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, भारत के टेरिटरी में कितने प्रदेश होंगे, उसमें यूनियन टेरिटरीज कौन सी होंगी, फंडामेंटल राइट्स में कौन से अधिकार डालने हैं ताकि जनता को किसी भी डिक्टेटरशिप वाले या फिर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट से बचाया जा सके। उसके लिए मौलिक अधिकार की संरचना की गई। फिर फंडामेंटल राइट्स के अधीन बाद में आने वाले डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, जिसके अंदर बताया गया, अगर हिंदी में उसको कहना है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको हम कहेंगे, जिसके अंतर्गत बताया गया कि राज्यों को क्या क्या प्रयास करने चाहिए। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड की गई। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हालांकि बहुत देर बाद ऐड की गई। जब हम मेन रेफरेंस बुक की बात करेंगे तब जानेंगे कि ऐसा क्यों किया गया। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, उसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, भारत का प्रधानमंत्री किसे कहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का काम कैसे चलेगा, हाई कोर्ट का काम कैसे चलेगा। ऐसी मुख्य की वजह से उनको 3 साल लगे, क्योंकि भारत में ऐसी दिक्कतें उस समय थी जिनको टैकल करना था, जिनको संरक्षित रखना था। आइए समझते हैं कि नेपाल की एक कहानी है, उस माध्यम से डेमोक्रेसी का हमें क्या रिफ्लेक्शन मिलता है, या फिर डेमोक्रेसी के बारे में हम क्या इन्फॉर्मेशन अलग जोड़ सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। नेपाल की जो कहानी है उससे हमें अंततः एक सीख मिलेगी जिसको हम ध्यान में लेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं नेपाल की कहानी से संविधान का एक और तत्व हमें समझने में आसानी होगी। 18वीं सेंचुरी में पृथ्वी नारायण शाह, इसने शाह डायनेस्टी की शुरुआत की, जो कि मुख्यतः नेपाल में थी। उसके बाद 18वीं सेंचुरी के बाद नेपाल में मुख्यतः राजतंत्र चला, मोनार्की चली। राजा का बेटा राजा जिसमें बनता है उसको हम कहेंगे मोनार्की। अच्छा, इसमें कुछ और कंसेप्ट भी है जिसको अभी से क्लियर करते चलते हैं। देखिए, भारत में जो है वो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग ही लोगों का चयन करते हैं जो उनके ऊपर रूल कर सके, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं। दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की तो है, कॉन्स्टिट्यूशन भी उसमें है, लेकिन अंततः बहुत ज़्यादा पावर का सेंट्रलाइजेशन राजा के पास होता है। उसके बाद आती है डिक्टेटरशिप, जिसमें राजा का बेटा राजा नहीं, अगर कोई ऐसा पावरफुल आदमी बनता है, जैसे कि नेपोलियन हुआ, नेपोलियन के बाद हिटलर, ऐसे अगर कोई आदमी जो चाहता है कि सरकार जो काम कर रही है वो ठीक से काम नहीं कर रही है और मैं डिक्टेटर बन के इन सभी को हरा सकता हूँ, या फिर सत्ता काबिज करके कुछ जन कल्याण कर सकता हूँ। हालांकि जन कल्याण अभी तक डिक्टेटर, कोई बहुत रेयर डिक्टेटर हुआ होगा जिसने ये सब अप्लाई किया। डिक्टेटर जितने भी बड़े, उसके बाद समाज का शोषण ही हुआ है। उस समाज का ना हुआ हो तो अगले समाज का, जिससे वो लड़ता था, उसका तो हमेशा से ही होता हुआ आ रहा है। उसके बाद आती है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी में
गवर्नमेंट भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन धर्म के आधार पर है। अगर कोई अन्य धर्म का आदमी वहाँ पे जाके कहेगा, जैसे कि ईरान है, ईरान में जाकर आप कहोगे कि यहाँ का मैं डिक्टेटर में बनूंगा, फिर राजा में बनूंगा, संविधान का हेड में बनूंगा, पीएम में बनूंगा, तो वहाँ पे वैसी अनुमति है नहीं। फिर उसके बाद आता है सैन्य शासन, उसमें मिलिट्री के अधीन पूरी ताकत सेंट्रलाइज होती है। जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की ताकत किसके हाथ में है उसको लेकर उनमें ही कन्फ्यूजन है, तो हम उस पर कुछ डिस्कशन ना करें तो ही बेहतर है। लेकिन हाँ, एक ऐसी स्टेट समझ लीजिए जिसके जहाँ पे कोई पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट अगर है भी तो पूरा शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का संगठन सिर्फ आर्मी के हाथ में है। इसी प्रकार से नेपाल में क्या थी, नेपाल में एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। राजा तो था, संविधान भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकत राजा के हाथ में थी। 1990 तक कैसे तरह चीज़ें खींचती रही, चलती रही। 1990 में एक प्रकार से जन आंदोलन हुआ, उसके बाद मोनार्की को साइड में रखकर फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हुई, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कुछ चीज़ें, संविधान बनाया गया, लेकिन राजा के अधीन रहकर संविधान बनाया गया। अगले 12 साल तक, यानी 2002 तक कैसी तरह फिर से लोग खींचते रहे, लोग चाह तो रहे थे कि राजा का पूरी तरीके से राजा निकल जाए और पूरा संविधान नेपाल में बने। 2003 के आसपास आते हुए राजा ज्ञानेंद्र सिंह ने ये प्रयास किया कि मैं फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को साइड में करके पुनः मोनार्की में, फुल मोनार्की में मैं अपने शासन को लेके आऊँ। ये प्रयास उसका 2 साल तक चलता रहा। 2005 तक आते आते राजा एक तरीके से सक्सेसफुल भी होने लगा। जितने भी प्रशासन के अधीन आने वाली चीज़ें थी राजा ने अपने हाथ में ले ली। बाद जनता में फिर से विद्रोह हुआ। 2006 में फिर से एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ, जिसमें लोगों ने यह मांग की कि हमने 1990 के दशक से या फिर उसके बाद 12 साल तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में हम रहे। उसके बाद राजा ने फिर से प्रयास किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को साइड में करके मोनार्की में ट्रांसफ़र हो जाए। पूरी ताकत का सेंट्रलाइजेशन राजा ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की। इसके लिए पुनः एक बार वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, जन आंदोलन हुआ, और इस जन आंदोलन में ये कहा गया कि इसके बाद राजा का कोई भी इंटरफियरेंस हमारे पॉलिटिक्स में हम नहीं चलाएंगे। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को साइड में कर पुनः डेमोक्रेसी की रिस्टैब्लिशमेंट की गई। अब देखिए, इसमें 2 सवाल, बहुत बुनियादी सवाल बनते हैं। सबसे पहला कि 1990 में जो संविधान बना था उसी संविधान को अडॉप्ट कर लेते, क्योंकि 2006 से लेकर 2015 तक उनको इतने साल लगे अपना संविधान बनाने के लिए। कि संविधान बनाना तो कोई आसान खेल है नहीं, उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। और हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए क्या रूल्स और रेगुलेशंस क्या इफ़ेक्टिव होंगे। जैसे कि नेपाल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सीधा कॉपी पेस्ट भारत में नहीं कर सकते। यूएसए का, यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूर्णतः भारत से जोड़ नहीं सकते, क्योंकि नैसर्गिक परिस्थितियाँ अलग है, इकोनॉमी अलग है, भारत में मेंटेलिटी अलग है, लोगों की विचारधाराएँ अलग है, धर्म अलग है, उसमें सब कास्ट अलग है, कंडीशंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसके वजह से जापान को इतने साल लगे ये बनाने के लिए, संविधान बनाने के लिए। लेकिन बहुत बुनियादी सवाल आपके मन में आता होगा ना कि 1990 में जो संविधान था उसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते, क्योंकि वो उसी के लिए था, नेपाल के लिए ही था। तो दोस्तों, 1990 में जो संविधान बनाया गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लेकर था, यानी संविधानिक राजतंत्र को लेकर था। 1990 के बाद 2006 तक जितने साल बीच में गए, प्रोग्रेस भी हुई, डेवलपमेंट भी हुए, और नेपाल के लोगों को ये पता चल गया कि हमारे लिए क्या इफ़ेक्टिव है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो उस हिसाब से उन्होंने संविधान का गठन किया। तो इससे हमें क्या समझ मिलती है, नेपाल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि संविधान हमेशा वहाँ के लोगों के लिए जो चीज़ें योग्य होंगी और वहाँ के लोग जिस चीज़ पर सहमत होते हैं, ऐसे ही टॉपिक पर या फिर ऐसे ही रूल्स रेगुलेशन वहाँ पे बनाए जाएंगे जो उन लोगों के लिए सही हो, इफ़ेक्टिव हो और आने वाले भविष्य के लिए लाभदायक हो। ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में संविधान बनने से पहले क्या क्या स्थितियाँ भारत में थी। सबसे पहली दिक्कत तो भारत में ये थी कि हिंदू और मुसलमान जो कॉन्फ्लिक्ट था वो अपने चरम सीमा पर था। समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं के आगे क्या क्या बहुत बड़ी और बुनियादी समस्याएं थी। हाँ, कुछ क्षेत्र को लेकर जो समस्याएं जो मैंने कही, भारतीय एकीकरण के जो लेक्चर जब भी आएगा उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके लिए इतना समझ लीजिए कि भारत में 365 रियासतें थी और वो चाह रही थी कि वो हम आज़ाद रहे, भारत में शामिल न हो।
ये समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी दिक्कतें या फिर समस्याएं कौन कौन सी थी। सबसे बड़ी समस्या तो उनके सामने ये थी कि भारत में सांप्रदायिक दंगे अपने चरम पर थे। अकेले कोलकाता शहर में 5,000 से लेकर 5 या 6,000 जाने लोग इसलिए मरे क्योंकि सांप्रदायिक दंगे वहाँ पे भड़के हुए थे। ऐसी स्थिति में जहाँ 365 रियासतें रिवॉल्ट करने वाली है, ऐसे ही सिचुएशन में हिंदू मुसलमान झगड़े अपने चरम पर है, इनको शांत करना सबसे बड़ी दिक्कत थी। उसके बाद हमारे भारत में जो आगे जाकर हमें पता चलेगा कि धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें कोई भी राज्य का कोई धर्म नहीं होता, तो हमारे भारत में भी राज्य का कोई धर्म है नहीं। और ऐसा देश जहाँ महाराष्ट्र में एक कहावत है, मराठी में एक कहावत है कि हमारा महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हर 10 किलोमीटर में देश बदलता है, वेशभूषा बदलती है, लोग बदलते हैं और उनकी भाषा बदलती है। मराठी ही रहती है लेकिन भाषा में भी अलग अलग बदलाव यहाँ पे मिलेंगे। रहने सहने का ढंग, खाने की चीज़ें, ऐसे हर बुनियादी डिफरेंस जो एक कल्चर में होने चाहिए वो भारत में समृद्ध है। तो ऐसा देश में जहाँ पे हर 10 किलोमीटर के बाद इतने डिफ्रेंसिएशन है, ऐसे देश को संगठित रखना है। हर जाति हर समाज के लिए ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाने हैं जो सबके लिए यूनिवर्सल हो, सबके लिए बेनिफिशियल हो। देखते हैं फिर उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है इंट्रा कम्युनिटी। मतलब क्या? अच्छा देखिए, हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, हिंदू और हिंदू में भी दिक्कतें थी। उसमें सब कास्ट है, कास्टिज़म के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें बटी हुई थी। अब इसमें एक संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन सकती थी कि ऐसा वर्ग जो मेजॉरिटी में है उसके अंदर उसके हाथ में ऐसी ताकत न चली जाए जिससे कि वो माइनॉरिटी का शोषण करे। इसका कंसिडरेशन में लेना और संविधान में इन चीज़ों का जिक्र करना और संविधान बनाते समय इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत अनिवार्य था, ताकि मेजॉरिटी का शासन न बन पाए, सबके लिए इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो पाए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से, जो आपकी किताब में ही है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि आपने किसी को मार दिया, ऐसे समाज ने जो समृद्ध है उसने किसी और समाज को मार दिया, यही एक दिक्कत नहीं होती। दिक्कतें कई हिसाब से होती है। जैसे कि आपके किताब में एक एग्जाम्पल है, उसमें 2 गट दिखाए गए हैं, एक है लड़कों का गुट और एक है लड़कियों का गुट। लड़के जो मेजॉरिटी में हैं और लड़कियां जो कि माइनॉरिटीज़ में हैं, लड़के चाह रहे हैं कि क्रिकेट खेले, ग्राउंड एक ही है, और लड़कियां चाह रही है कि वॉलीबॉल खेले, बास्केटबॉल खेले, कुछ अन्य गेम खेले, उनके गेम खेले। अब दोनों में झगड़ा हो गया, किसको लेकर? संपत्ति को लेकर, ग्राउंड को लेकर। संपत्ति तो नहीं, ग्राउंड को लेकर। वो चले गए मैम के पास जो प्रिंसिपल थी, प्रिंसिपल को कहा, सब हाल सुनाया। प्रिंसिपल ने कहा कि देखो मेजॉरिटी वर्क्स और मेजॉरिटी विंस। ने कहा कि देखो लड़के संख्या में ज़्यादा है, लड़कियों को एक कोना दे दिया, इस कोने में आप अपना अपना खेलो, लड़कों को बाकी ग्राउंड दे दो। तो टीचर ने जो किया, जो डिसीजन था मेजॉरिटी को लेकर। अब एक छोटे क्लास में सिर्फ एक ग्राउंड को लेकर झगड़ा हो सकता है, तो एक बार सोच कर देखिए भारत जैसे देश में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी वर्ग भी है, माइनॉरिटी का वर्ग भी है, ऐसे समाज में कैसे हम स्थिरता ला सके जिससे एक के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण न हो। ठीक है, तो जब भी मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो ग्राउंड के एग्जाम्पल आप समझ जाना कि अन्य क्षेत्र जैसे कि इकोनॉमिकल सेक्टर में हो गया, पॉलिटिकल सेक्टर में रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या हो अगर मेजॉरिटी वर्ग पॉलिटिकल सेक्टर में आ जाए और अपने हिसाब से कुछ डेवलपमेंट करने लगे, जो शायद हो सकता है कि माइनॉरिटी के अगेंस्ट हो। देखिए फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट तो है, 2 समाजों के भीतर तनाव तो है, उसके बाद हिंदू और हिंदू में भी तनाव है। उतना ही नहीं, महिला और पुरुष में भी तनाव है। पुरुष मेजॉरिटी में या फिर उनके हाथ में ताकत होने की वजह से जो दिखता नहीं है ना, हिडन प्रकार से है, जो नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसे कई सप्रेशन महिलाओं के इतिहास में हुए हैं, पुरुषों ने किए है। इंटेंशनली तो नहीं किए, कुछ इंटेंशनली भी किए, लेकिन सब इंटेंशनली नहीं थे। लेकिन ताकत जैसे ही पुरुष के हाथ में आती है तो महिलाओं का सप्रेस होना, महिलाओं को ताकत न देना, ये भी उसमें कंडीशन थी। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी, जिस पर हमने अभी बात की। तरीके से जेंडर इक्वालिटी इस्टेब्लिश करना, ये भी बहुत बड़ी समस्या लोकतंत्र के सामने थी। अगला पॉइंट है भाषा को के आधार पर राज्यों की पुनर्रचना। पिछले कुछ दिनों में मराठी और हिंदी को लेकर बहुत बहस हुई थी, बहुत सारी चीज़ें भाषा को लेकर हुई।
भाषा का विवाद आज का नहीं है, बहुत पुराना है। से भारत को स्वाधीनता मिली उसके बाद सबसे पहला मुद्दा जो भारत के सामने उभर कर आया, नेहरू के सामने उभर कर आया, वो भाषा के आधार पर प्रांतों की पुनर्रचना करने का था। ऐसे देश में जहाँ पे वीपी मेनन, सरदार पटेल और नेहरू, इन तीनों ने मिलकर, उनके साथ माउंटबेटन भी थे, इन तीनों ने मिलकर जिस देश को संगठित किया, 365 रियासतों को भारत में कैसे तैसे करके लेके तो आए, लेकिन उसके बाद स्वाधीनता आंदोलन के बाद, स्वाधीनता मिलने के बाद सबसे पहली दिक्कत जो भारत के सामने आई वो थी कि भाषा के आधार पर हम फिर से बंटवारा कर दो इस राज्य। एक बार मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या अगर जो भी पटेल या फिर नेहरू के सामने, पटेल तो उसके बाद नहीं रहे, लेकिन नेहरू के सामने, नेहरू को देखकर कितना दुख हुआ होगा कि जिस देश को हमने संगठित किया, जिस देश के संगठन के लिए हमने अपनी जी जान लगा दी, ऐसे देश में सबसे पहला मुद्दा उभर कर आता है कि हमारा बंटवारा कर दो। वो भी किस आधार पर कर दो कि जाति के आधार पर नहीं, धर्म के आधार पर भी नहीं, भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर दो। तो इससे मुझे जो चीज़ समझ में आती है ना, इंसान को हमेशा ही युद्ध चाहिए होता है। भारत पाकिस्तान का हो गया, भारत पाकिस्तान का अगर नहीं हो रहा है, हिंदू मुसलमान का होगा, हिंदू मुसलमान का नहीं हो रहा है तो हिंदू हिंदू का होगा, हिंदू हिंदू का भी नहीं हो रहा है तो महिला और पुरुष, स्त्री पुरुष के बीच में युद्ध होगा। तो युद्ध, पता नहीं इसके पीछे क्या तर्क रहा होगा, लेकिन हमें युद्ध एक तरीके से मनोरंजन जैसा लगता है शायद, या फिर बिना युद्ध के हम रह नहीं पाते, पता नहीं इसके पीछे क्या बुनियादी सोच है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि भाषा के आधार पर प्रांतों की मांग हुई। अब ये तो बाद में उस मांग उठी, लेकिन संविधान में ये लिखना तो ज़रूरी था ना कि भाषा के आधार पर अगर ऐसी कोई मांग उभरती है तो उसको कैसे डील किया जाए, केंद्र की क्या भाषा होगी, राज्य की क्या भाषा होगी, केंद्र सरकार कैसे काम करेगा, राज्य सरकार कैसे काम करेगा, ऐसे अन्य बहुत ऐसे सवाल थे जो भारत के संविधानकर्ताओं के सामने थे। तो इस सभी बिंदुओं से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी भारत का संविधान पढ़े, जब भी भारत का संविधान समझे, तो बहुत स्थिर होकर ये सोचे कि ऐसी समस्याएं होने के बावजूद भी कितने बेहतरीन लोग हुए होंगे वो, जिन्होंने इन सब चीज़ों को टैकल कर लिया, इन सब चीज़ों पर सॉल्यूशन निकाल लिए और ऐसा संविधान बनाया जिसको हम आज भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, किसी पे डिस्क्रिमिनेशन किए बिना। आइए अगला पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं, जो कि है अल्पसंख्यक और उनके हितों के बारे में। जैसे फंडामेंटल राइट्स हम पढ़ेंगे, डीपीएसपीस पढ़ेंगे, संविधान को ठीक से पढ़ेंगे, तब इस चीज़ का फिर से जिक्र होगा। भारत में अन्य पिछड़े वर्ग भी थे जो मुख्य धारा से बहुत अलग हो चुके थे। उनको मुख्य धारा में लाना, उनको मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए अन्य पिछड़े वर्गों के लिए और अन्य जातियों के लिए कुछ प्रावधान बनाने बहुत ज़रूरी थे, जिसमें ये निहित था कि जैसे ही हम अन्य पिछड़े वर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को, या फिर जो अभी बच्चों को लेकर कुछ ऐसे प्रावधान बनाएंगे, इन तीनों को लेकर ऐसे कुछ प्रावधान बनाएंगे जो उन्हें मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे। इसमें एक चीज़ निहित थी कि इसमें डिस्क्रिमिनेशन होगा उनके साथ जो ऑलरेडी मुख्य धारा में है। अब ये थोड़ा जटिल टॉपिक हो गया। जब हम आर्टिकल 31 की बात करेंगे, संपत्ति को लेकर क्या क्या प्रावधान संविधान में थे, फंडामेंटल राइट पहले था, फिर उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। संवैधानिक नियम और मूलभूत नियम या फिर मौलिक अधिकार में क्या डिफरेंस होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज़ वाले, अन्य पिछड़े वर्ग, महिला और बच्चे, इनको मुख्य धारा में लाना भी और उनके लिए कुछ ऐसे कानून बनाना जिनसे वो मुख्य धारा से जुड़ पाए, ये बहुत अहम था और ये बहुत बड़ी समस्या संविधान निर्माताओं के सामने रही। पॉलिटिकल साइंस को समझने की और इसमें इंटरेस्ट डेवलप करने की यही एक बहुत बुनियादी समझ है। एक बार समझ के देखिए कि इतने सारे दिक्कतों के बावजूद एक संविधान का गठन किया गया जिस पर हम सब अब डिपेंड करते हैं। अभी तक जो मैं आपको समझा पाया हूँ, एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हम किस पर बात कर सके। सबसे पहले संविधान क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स होते हैं जिस पर संविधान डिपेंड करता है। संविधान की ज़रूरत क्यों है, तो कई इसकी ज़रूरतें हैं, जिसमें से एक है कि देश को ठीक से चलाने के लिए, और जिस ऐसे देश में जहाँ पे बहुत सारी समुदाय है, बहुत जाति, वर्ग, वर्ण है, उनको एक संघ में लेकर भारत जैसे महान देश की निर्मित कर सके। उसके बाद हमने देखा कि भारत में संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। 1934 में डिमांड हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिमांड और बढ़ने लगी,
1946 में लेकर अप्रूवल मिला और उसके बाद अगले 3 साल तक संविधान लिखा गया जो भारत के भविष्य के लिए लिखा गया। उसके बाद हमने देखा कि भारत के सामने क्या क्या दिक्कतें थी, संविधान सभा के सामने क्या क्या दिक्कतें थी, जिसमें हमने देखा कि हिंदू मुसलमान कॉन्फ्लिक्ट, हिंदू हिंदू कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भी महिला और पुरुषों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट, फिर अन्य पिछड़े वर्ग, अन्य समुदाय, अन्य जनजाति, उनको मुख्य धारा में लाना और उनके लिए कुछ प्रावधान करना, ऐसे प्रावधान करना जिससे वो मुख्य धारा से जुड़ पाए, ये बहुत अहम बातें थी। ऐसा मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि इससे आपको थोड़ी बहुत बुनियादी समझ मिल गई होगी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। तो आइए चर्चा करते हैं कि संविधान के लक्षण क्या है जो आपकी किताब में दिए गए हैं। देखिए, आज इन मुख्य लक्षणों पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आने वाले लेक्चर में पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, सेपरेशन ऑफ द पावर, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, इस पर बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। फिलहाल के लिए इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि संघवाद क्या होता है। देखिए, संघवाद जिसको हम फेडरलिज्म भी कहता है, अगर किसी देश में एक से ज़्यादा लेवल पर सरकारें हो तो उसको हम कहेंगे फेडरलिज्म यानी संघवाद। जैसे कि भारत की अगर मैं बात करूँ तो भारत में 3 प्रकार की सरकारें हैं, मुख्यतः 2 ही है लेकिन तीसरा भी है जिसको हम पंचायती राज कहते हैं। सबसे पहला सरकार का लेवल क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय शासन। दूसरा क्या है, राज्य शासन या फिर हर स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं। तीसरा भी भाग है जो ग्रामीण संस्थाओं को लेकर है, जो है पंचायती राज। तो भारत में एक से ज़्यादा यानी कि 3 लेवल ऑफ डिपार्टमेंट है, 3 लेवल की संरचनाएं हैं, इसलिए भारत एक संघवाद है, फेडरल कंट्री है। और फेडरल कंट्री की ज़रूरत क्यों है, फेडरलिज्म के क्या फ़ायदे होते हैं, अभी के लिए एक बुनियादी फ़ायदा समझ लेते हैं। देखिए, केंद्र शासन एक ऐसे मुद्दों पर काम करता है जो हर देश के हर नागरिक के लिए है। राज्य शासन जो कि उस टेरिटरी में रहने वाले, जैसे कि महाराष्ट्र राज्य है, एमपी है, यूपी है, इस देश उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, वो क्या चाहते हैं, उस हिसाब से राज्य सरकारें काम करती है। तो अगर 2-3 लेवल के गवर्नमेंट हो तो लोगों की क्या मांग है, लोग क्या चाहते हैं, इस हिसाब से कानून बना सके, इस हिसाब से डेवलपमेंट कर सके, जो कि केंद्र शासन हर राज्य को जान नहीं सकता, और अगर जानने की कोशिश भी करेगा तो उसके लिए बहुत जटिल वो समस्याएं हो जाएंगी। तो केंद्र शासन मुख्यतः आर्मी को लेकर, इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर, करेंसी को लेकर, ऐसे बहुत ऐसे मुद्दे जो देश के हर राज्य के लिए बेनिफिशियल, इसके लिए वो काम करता है वहाँ पे। और राज्य शासन मुख्यतः केंद्र शासन के अधीन न आने वाले ऐसे समस्याएं जो राज्य की होती है और लोगों की होती है, फिर वो भाषा के आधार पर, जैसे महाराष्ट्र में हुआ ना, भाषा के आधार पर कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे विषय जो केंद्र शासन में नहीं आते, राज्य शासन में आते, वहाँ पे राज्य शासन काम करता है। और पंचायती राज जो बहुत ही रूरल ग्रामीण भाग में काम करता है, जिसको हम पंचायती राज कहते हैं। हम क्या समझते हैं कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो सके, ग्रामीण से लेकर राज्य और केंद्र, हर जगह पे उस स्टेट का या फिर उस जगह की क्या क्या समस्याएं हैं उसको राज्य शासन काम करेगा, उस पर राज्य शासन क्या करेगा, लोगों की क्या दिक्कतें हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ है, उसको सॉल्व करने की प्रयास करेगा, क्योंकि हर राज्य को पता होता है कि अपने लोगों की क्या समस्याएं हैं। तो और सेंट्रलाइजेशन, पावर का सेंट्रलाइजेशन ना हो, केंद्र के पास पूरी शक्ति न रहे, इसलिए ये संघवाद ज़रूरी भी है। फिर उसके बाद संसदीय शासन प्रणाली। इसमें अगर किसी देश में संसदीय शासन प्रणाली न हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम न हो, तो उसे देश में क्या होता है, तो प्रेसिडेंशियल रूल होता है, प्रेसिडेंट रूल होता है, जो कि अमेरिका में है। भारत एक ऐसा देश है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम पर डिपेंड करता है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आपको सीधा एक चैप्टर ही है आने वाले कुछ लेक्चर सीरीज़ में जिसको हम कवर करेंगे, तो तब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। लेकिन उसके पीछे समझ ये है, उसके पीछे क्या कार्यप्रणाली काम करती है कि दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग पूरे भारत का भविष्य तय न कर सके और उनके पास सेंट्रलाइज पावर न हो, इसके लिए रिप्रेजेंटेशन होगा। हर राज्य से लोग चुने जाएंगे जो लोकसभा में जाएंगे और लोकसभा में जाकर हमारे भविष्य को लेकर हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे और भविष्य को लेकर ऐसी चर्चाएं करेंगे, ऐसे नियम बनाएंगे जो हमारे लिए बेहतरीन हो सकते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय शासन प्रणाली में हमने क्या देखा, 2 प्रकार की पद्धतियाँ होती है, एक प्रेसिडेंशियल रूल होता है, एक संसदीय शासन प्रणाली होती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है जिसके अधीन राज्यसभा, लोकसभा और अन्य वर्ग काम करते हैं। ठीक है। तीसरा जो हो गया सेपरेशन ऑफ द पावर, इसमें मुख्यतः 3 डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी की बात करेंगे, जिसको हिंदी में कहे तो विधि पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधि पालिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका वो कानूनों को अप्लाई करने की कोशिश करती है,
और न्यायपालिका जो चेक एंड बैलेंसेस के माध्यम से इन दोनों क्षेत्रों पे, लेजिस्लेटिव पे भी और कार्यपालिका भी अपना काम कर रही है या नहीं, क्रॉस एंड चेक के बैलेंसिंग के माध्यम से एनालाइज करती है। और ऐसी कोई समस्याएं होती है जहाँ पे, जैसे कि आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो वी कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमारी वायलेशन जो भी फंडामेंटल राइट्स का स्टेट ने किया हो, किसी ने भी किया हो, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ने किया हो, तीसरे सिस्टम ये इंश्योर करेगा कि भारत में न्याय जिस पर जो संविधान में लिखा गया है उस संविधान की इम्प्लीमेंटेशन सीधा हो। अगर कोई वायलेट करने की कोशिश करता है तो उसको दंड दिया चाहिए। न्यायपालिका ये इंश्योर करती है कि भारत में इक्वालिटी के साथ साथ न्याय भी बना रहे, न्याय का शासन बना रहे। फिर उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट्स, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार में कई ऐसे अधिकार है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आने वाले समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध हमें प्रोटेक्शन मिलता है कि कोई हमारा शोषण न कर सके, न राज्य कर सके, न कोई व्यक्ति कर सके। उसके बाद धार्मिक चीज़ों को या फिर हमारे धार्मिक बिलीफ को मानने की और उसको फॉलो करने की भी आज़ादी है। एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर फंडामेंटल राइट्स दी गए हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत हमें ये राइट मिलता है कि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो तो हम सुप्रीम कोर्ट तक सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का पीछे बैकग्राउंड क्या क्या है, देखिए भारत में जैसे ही उपनिवेशवाद शुरू हुआ, ब्रिटेन ने जिस प्रकार से निरंकुश शासन भारत में किया, उससे एक बात तो तय थी कि हमारे शासन में फंडामेंटल राइट्स ज़रूर होंगे, ऐसे मौलिक अधिकार होंगे जिससे जनता को ये प्रोटेक्शन मिलेगा कि कोई भी डिक्टेटर अगर कल उभर आया, कोई भी सरकार ये चाहती है कि जनता का शोषण करे तो किस हिसाब से भी शोषण न कर सके, इसको इंश्योर करना। और इसके पीछे धारणा क्या थी कि जिस प्रकार से उत्पीड़न, हरासमेंट हमारा ब्रिटेन के काल में हुआ, वैसे ही भारत के संविधान लगने के बाद, भारत में संविधान आने के बाद न हो। और पीछे धारणा क्या थी, जिस प्रकार से निरंकुश शासन में ब्रिटेन ने हम पर अत्याचार किए, हरेसमेंट हमारा किया, प्रताड़ित हमें किया, उस प्रकार की चीज़ें स्वतंत्र भारत में न हो सके और जनता को ये एश्योरिटी हो कि जिस देश में हम जी रहे हैं वहाँ पे हमारे मौलिक अधिकार की सुप्रीमेसी, उसकी सर्वोच्चता बहुत ज़्यादा है। इसके बाद धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता में राज्य का कोई धर्म नहीं होता। जैसे कि भारत है, भारत में बहुत सारे रिलीजन के, बहुत सारे धर्मों के बहुत लोग हैं। सेक्युलरिज्म का, इन धर्मनिरपेक्षतावाद का अगर सीधा स्टेट मीनिंग अगर इस लेक्चर में हम ले तो ऐसी कंडीशन जिसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होता, ऐसे देश जहाँ पे बहुत ज़्यादा समुदाय के हर व्यक्ति रहते हैं और खुशहाली से रहते हैं, और राज्य ऐसे कोई नियम नहीं बनाता जो पर्टिकुलर एक रिलीजन के लिए हो। हालांकि धर्मनिरपेक्षता का इतना ही सेंट्रलाइज या फिर इतना ही संकुचित अर्थ नहीं है, धर्मनिरपेक्षतावाद बहुत ज़्यादा बड़ी संकल्पना है, लेकिन जिस पर अगला आने वाला लेक्चर उसी पर है, तो उस वक्त वहाँ पे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि ऐसा देश जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य ये इंश्योर करता है कि हर धर्म को एक ही दृष्टि से, एक ही इक्वालिटी से देखा जाए और उनके लिए सब कानून हो गए, रेगुलेशंस, रूल्स उस हिसाब से बनाया जाए कि सब हमारे भारत के नागरिक है। कोई एक देश, कोई एक व्यक्ति इस समाज का होने की वजह से उसको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे सिर्फ इसलिए कि वो पर्टिकुलर कास्ट का, रिलीजन का है। तो राज्य ये इंश्योर करेगा, राज्य ये प्रयास करेगा कि हर व्यक्ति को एक ही दृष्टि से दिखी जाए, इक्वालिटी भारत में स्थापित हो और रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन भारत में प्रस्थापित होने की कोशिश हो। अब तक मैं आपको समझा पाया हूँ, पूरे लेक्चर को एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने देखा संविधान क्या है, जिसमें हमने फुटबॉल के माध्यम से देखा कि कॉन्स्टिट्यूटिव रूल होते हैं जो संविधान में होने चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि भारत में संविधान की प्रक्रिया कैसे बनी। फिर हम गए नेपाल की कहानी में। नेपाल की कहानी क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संवैधानिक राजतंत्र नेपाल पहले था, फिर लोकतंत्र बना, डेमोक्रेसी बना। वो कैसे बना, क्या क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, 2006 में, 2007 में और आखिर तक 2015 तक आते आते नेपाल ने अपना खुद का लोकतंत्र इस्टेब्लिश कर लिया था। उसके बाद हमने देखा कि भारत के संविधान निर्माताओं के सामने कैसी कैसी समस्याएं थी, हिंदू मुसलमान को लेकर हो, हिंदू हिंदू को लेकर हो, पुरुष स्त्री को, महिला और पुरुष को लेकर हो, अन्य पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने की समस्या हो, ऐसी जेंडर इक्वलिटी की भी समस्या उनके सामने थी। फिर हमने देखा कि अल्पसंख्यक अन्य पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश भी भारत को करनी थी। फिर हमने चर्चा की कि जो मूल लक्षण है, जिसमें हमने फेडरलिज्म की चर्चा की।
फेडरलिज्म जिसमें 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। उसके बाद शक्ति का विकेंद्रीकरण हमने देखा, जिसमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी सिस्टम देखी। उससे पहले हमने दूसरे बिंदु पर देखा कि शासन प्रणाली कैसी होती है। तो भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जिसके अधीन लोकसभा, राज्यसभा और अन्य क्षेत्र, गवर्नमेंट के अधीन अन्य क्षेत्र जो सरकार के अंदर आते हैं वो कैसे काम करते हैं। फिर हमने देखा कि मौलिक अधिकार की ज़रूरत क्यों थी। मौलिक अधिकार जो हमारी संविधान की आत्मा है, जिसको हमने आत्मा कहा है, क्योंकि अगर मौलिक अधिकार नहीं होते तो कोई भी सरकार जनता का उत्पीड़न कर सकती थी, हरेसमेंट कर सकती थी। इसलिए मौलिक अधिकार ये प्रोहिबिट करते हैं कि कोई भी सरकार इतनी स्ट्रांग न बन सके कि वो जनता का हरेसमेंट करने लगे। बाद हमने देखा धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। धर्मनिरपेक्षता के अंदर राज्य का कोई धर्म नहीं होता और सब धर्म के लोग एक ही भूभाग पर खुशी से रहते हैं और राज्य किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। उसको हम कहेंगे सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षतावाद। आज का लेक्चर को कंक्लूड करते हैं और संविधान के प्रति कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पता चले होंगे। संविधान कैसे काम करता है, संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, नेपाल की क्या कहानी, ऐसे अन्य बिंदुओं से